इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं आपका दोस्त अश्वनी। जी हाँ, और साथियों फिर से लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो बिल्कुल समसामयिक है और आपके जो कार्य होने वाले हैं खेतों में उसके लिए बिल्कुल सदुपयोगी है, ताकि आपकी जो फसल, कुछ ऐसे होते विषय जो लगी हो तो बहुत काम के होते हैं, कुछ ऐसी होती कि जो फसल आप लगाने वाले हैं उसके लिए बहुत सदुपयोगी हो। बिल्कुल। और किसान मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग जो फसलें हैं उनके हिसाब से हम जानकारी देते हैं। कई भाई हमारे उस फसल को उगा रहे होते, कई नहीं उगा रहे होते, लेकिन जो हमारा आज का विषय है ना, वो हर एक किसान से जुड़ा है, हर खेती के क्षेत्र से जुड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उत्सुकता मुझे लगता है आपके अंदर भी आ ही चुकी होगी कि ऐसा क्या विषय है। देखिए, बहुत जरूरी होती है मिट्टी हमारे खेतों के लिए और हमारी फसलों के लिए, और उसके साथ साथ पानी, ये भी एक आवश्यकता होती है जब हमारी किसी भी फसल को तैयार करना होता है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि मिट्टी और पानी की जांच आप कब करें, कैसे करें और भला क्यों करें। तो ये सारी बातें आज होंगी आज के कार्यक्रम में। हमारे विशेषज्ञ हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महेश चंद मीना। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, मृदा विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। किसान मित्रों, मिट्टी और पानी बहुत महत्वपूर्ण घटक है हमारी खेती के लिए। तो इससे संबंधित अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, आपकी मिट्टी में कोई परेशानी आ रही है या पानी से संबंधित आपकी कोई परेशानी है, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे फोन नंबर है 011, दिल्ली का STD कोड है। इसके बाद आप डायल कीजिएगा 23421081। एक और फोन नंबर है 23421083। तो ये 2 लाइन आज के लिए आपके लिए उपलब्ध है। इस पर आप कॉल करें और सीधा आज के इस कार्यक्रम से जुड़े और जाने जो भी मृदा स्वास्थ्य के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं या फिर पानी से जुड़ा कुछ जानना चाहते हैं कि आपके पानी में अगर कोई परेशानी आपको दिखती है या उसका निदान कैसे करना है, इस विषय पे आज आप जान सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो हमारी फसल के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। देखो, पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि स्वास्थ्य है क्या। तो जैसे डेली की दिनचर्या में हमारा जो कार्य करने की जो क्षमता है, चाहे अपने इंसान का है या जो हमारी मृदा का है, तो मृदा के जो कार्य हैं, जो जैसे पौधों को सपोर्ट देना, उनको पोषण देना, उनके क्वालिटी प्रोड्यूस देना और हमारे एनवायरनमेंट को स्वस्थ रखना, हमको मतलब मानव जीवन को और हमारे पशुओं को स्वस्थ रखना, ये बहुत सारे उसके कार्य हैं। यदि इनमें कहीं पे भी आपको लगता है कि कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ चेंजेज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मृदा का जो स्वास्थ्य है वो कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। अब जो इसका प्रभावित होने के जो मेन जो आपने पूछा कि हमारा जो फसल उत्पादन में इसका क्या महत्व है, जैसे आपको मालूम है कि हमारे जो पौधों की बढ़वार के लिए कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और कुछ हमारे जैसे मृदा में कई तरह के हमारे लवण होते हैं, तो वो लवण की मात्रा कई बार अधिक होने पे घातक होती है, कई बार कुछ हमारे पोषक तत्व हैं उनकी कम मात्रा होना वो घातक होती है। तो इसका जो प्रभाव पड़ता है जो पौधे की, एक तो उसकी बढ़वार ग्रोथ पे, फिर साथ साथ उसका जो प्रोडक्शन होता है, जो आप ग्रेन ले रहे हो, फ्रूट ले रहे हो, जो भी आप उसका प्रोड्यूस ले रहे हो, तो ये सब की जो क्वालिटी और मात्रा, ये दोनों का मतलब मृदा स्वास्थ्य का एक सीधा सीधा संबंध है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा मृदा स्वास्थ्य का एक सीधा संबंध है। आपने कहा पशुधन भी जो है कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। तो जो फसल उसके लिए तैयार होती है, चारा उसके लिए तैयार होता है, उसको खाने की वजह से वो इससे प्रभावित हो रहा है, या और क्या वजह हो सकती है? अभी हमने जैसे बात किया कि मृदा में जैसे कोई तरह का यदि विकार उत्पन्न हो गया या हमारे कोई पोषक तत्व की कमी हो गई, तो वो जो मृदा की कमी है वो सीधा सीधा, चाहे आपका पशुओं के लिए हम चारा उगा रहे हैं या हमारे लिए दाना उगा रहे हैं या जो फ्रूट्स या सब्जी जो भी हम उगा रहे हैं, उनमें भी उसकी मात्रा की जो लेवल है वो बहुत कम होगा। और कम होगा तो उसकी जो अपन कहते हैं शारीरिक रिक्वायरमेंट, जो उसकी मतलब कितनी उसकी मांग है,
जैसे हमें पोषक तत्वों की यदि मांग पूरी नहीं होती तो आजकल आप देख रहे हैं कि मेडिकल साइंस हमको सप्लीमेंट देता है। तो ऐसे ही हमारे पशुओं का है। जैसे पशु जो हमारा विशेषकर जो दूध देता है तो उसके लिए कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, और यदि हमारे जैसे चारे में यदि कैल्शियम की मात्रा नहीं है, हमारे जैसे आयरन की मात्रा नहीं है, जिंक की मात्रा नहीं है, तो सीधा सीधा उसके स्वास्थ्य को प्रभाव करेगा। और कई बार जैसे हम कहते हैं कि अभी जैसे भाई जो जानवर है हमारा बहुत अधिक दूध देता है, लेकिन कई बार दूध की क्वालिटी पे भी आता है कि अभी इसकी गुणवत्ता भाई वो नहीं रही जो पहले थी, तो उसका भी सीधा सीधा संबंध हमारे मृदा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, हम ये माने कि अगर हमारे खेतों की जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य अच्छा है तो न सिर्फ हमें फसल अच्छी मिलती है बल्कि जो पशुधन के लिए चारा है वो भी उत्तम गुणवत्ता का हमें मिलता है। बिल्कुल 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 जी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, आइए जान लेते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं वो। हेलो, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर, ये जानना चाहेंगे, जैसे हमेशा हम लोग फसल लगाते हैं, जैसे इधर ज्यादातर धान और गेहूं की फसल हम लोग लगाते हैं। हाँ जी। तो क्या मतलब हर फसल से पहले मिट्टी की जांच जरूरी है या साल में एक बार जरूरी है? मतलब इस जांच जो मिट्टी की हमको कब करवाना चाहिए, यह जानना चाहते हैं। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, और देखो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि एक बार आप मिट्टी का सैंपल लें। जैसे अभी बहुत उपयुक्त समय है, इस टाइम ज्यादातर अपने खेत खाली हैं, आप अपना मिट्टी का सैंपल अभी कलेक्ट करके अपने जो नज़दीकी प्रयोगशालाओं में टेस्ट कराने के बाद आपको मतलब हर साल हर क्रॉप के लिए टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है, आपको 3 साल में एक बार कराना है। जैसे इस बार आपने यदि टेस्ट करा लिया और जो उसकी मृदा के जो टेस्ट के आधार पे आपको जो परामर्श मिल रही है उसको आपको 3 साल लगातार अडॉप्ट करनी है फसल का। और क्योंकि मिट्टी में क्या होता है, कोई भी जैसे चेंज होता है, जो उसमें बदलाव होता है, वो ऐसा नहीं है कि एक सीजन में हो जाए, एक साल में हो जाए, इसमें लगभग 2 से 3 साल लगता है। तो इसलिए इसमें परामर्श ये की जाती है कि आज आप सैंपल लेने के बाद आज टेस्ट करा रहे हो तो ये 3 साल तक आप अडॉप्ट करिए, इनको आप फॉलो कीजिए जो भी आपकी लैब ने परामर्श दिए, फिर 3 साल के बाद आपको दोबारा टेस्ट कराना है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं हम। हेलो सर जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी राजेश कुमार जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहे हैं। जी राजेश जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप आज मिट्टी के बारे में? मिट्टी के बारे में ये है कि पहले भी मैं बताया था कि हमने मिट्टी के सैंपल 2 बार दिए थे जी। एक बार महकमा जे एग्रीकल्चर वाले हमारे खेत में आए थे तो खेत से मिट्टी लेके गए थे। एक बार हम खुद वहाँ उनके डिपार्टमेंट में मिट्टी लेकर गए। ये कोई 2 साल हो गया, आज तक वो कोई इसका रिजल्ट नहीं मिला है हमें, कोई नहीं, कुछ भी कोई पता नहीं है क्या उसका रिजल्ट क्या आया है मिट्टी का। जी राजेश जी। तो डॉक्टर साहब, क्या पूरा प्रोसेस होता होगा कि किस तरह से जब जांच के लिए दे दिए तो उसके बाद कैसे पता करें? देखो राजेश जी, आपको एक काम करना है, जिस भी आपने प्रयोगशाला में अपना सैंपल दिया वहां पे आप एक बार जरूर जाएं, क्योंकि टेस्ट में इतना टाइम नहीं लगता है, आपका 15 से 20 दिन में आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है विद उसकी परामर्श के साथ। तो हो सकता है कि आपका टेस्ट और आपकी परामर्श वहां पे तैयार रखी हो, आप एक बार जाके वहां से संपर्क करें और अधिकारी से आप अपनी रिपोर्ट लें। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो प्रयोगशाला में कोई और कारण वजह से नहीं हो पा रहा तो आप जैसे नजदीकी कोई कृषि विज्ञान केंद्र है या आपके जैसे यूनिवर्सिटी है वहां पे जम्मू में, आप वहां पे भी प्रयोगशाला है, तो कई बार क्या ना वो वहां जाने से आपको पता लगेगा कि किस कारण से आपको अपना जो मिट्टी का जो परीक्षण का जो रिपोर्ट है वो नहीं मिला। यदि मान लो लैब का कोई कार्य में वादा है तो आप दूसरी लैब से संपर्क कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा मानना है कि आपकी रिपोर्ट वहां पे तैयार होगी, आप वो वहां जाके ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि एक मिट्टी का जो सैंपल है लेबोरेटरी में जाने के बाद 15 से 20 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाती है, तो इसके अलावा क्या हमारे किसान भाइयों को ऐसी कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखना है कि अगर वो सैंपल ले चुके हैं और लेबोरेटरी तक लेके जा रहे हैं तो उस सैंपल पे मतलब किस तरह की सावधानी रखनी, कौन सी जरूरी बातें हैं? देखो, सबसे पहले तो जैसे हमारे जो कृषि विभाग जितना भी हमारे जितनी राज्य सरकारें हैं वो इस कार्य को डायरेक्ट किसान के संपर्क से देखती हैं। तो किसानों को उनके साथ जुड़ के, जैसे अभी जो राजेश जी बता रहे थे कि उन्होंने कृषि अधिकारी के साथ मिलके सैंपल लिया और सैंपल वहां भिजवाया, तो उसमें क्या ना कुछ आपके जैसे जो हम कहते हैं ना हिस्ट्री, आपका जो खेत की क्या पीछे का इतिहास रहा है, विशेषकर कि क्या क्या फसल उन्होंने लिया है, क्या क्या खाद या उर्वरक वो डालते हैं, कौन कौन सी दवाएं डालती हैं,
हैं, कौन कौन सी फसलें वो लेते हैं और उनका क्या कोई नेगेटिव उनको देखने को कुछ मिला है, नकारात्मक प्रभाव कुछ देखने को मिला है, फसल में कुछ तरह की बीमारी मिला है या कोई तरह के कई बार सिम्टम्स आते हैं, पत्तियों पे आते हैं, फल पे आते हैं या फूलों पे आते हैं, तो वो सब सूचना उनको मतलब लैब को देना चाहिए। उससे क्या होता है, जब टेस्ट का जब रिजल्ट आता है तो उनको एक कोरिलेट करके, उनको एक इंटरप्रिटेशन करके, मतलब जिसकी एक व्याख्या करके किसान को अच्छे से बताया जा सकता है कि आपकी ये समस्या है वो इसके कारण से आ रहा है। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आपको एक ब्रीफ उसका अपना खेत, अपनी फसलों के बारे में, अपना इवन पानी के बारे में, क्या कई बार क्या है ना किसान भाई का ये होता है कि मिट्टी तो बहुत अच्छी है लेकिन हल्का कभी पानी लगाते हैं, पानी लगाने के बाद प्रॉब्लम आती है, तो वो भी चीज वो इंडिकेट करें। कई बार क्या होता है किसान बोलता है कि साहब हमारे यहाँ समस्या है, लेकिन जब रिपोर्ट आपकी देखते हैं तो वो बढ़िया आती है। तो किसान को पूरा बताना चाहिए कि किस दौरान ये समस्या आती है, तो उससे क्या है ना उसका निवारण, समाधान भी उसके आधार पर मिल सकता है। तो डॉक्टर साहब ये जानकारी हमारे किसान भाई कैसे दे सकते हैं? क्या कोई परफॉर्मा लैबोरेटरी की तरफ से दिया जाता है या कोई सादे कागज पर हमारे किसान भाई ये सारी जानकारी लिखकर विशेषज्ञों को दे सकते हैं? यस, देखो दोनों तरीके हैं। जब आपका कृषि विशेषज्ञ आपके यहाँ सैंपल लेने आ रहा है तो आप उसको लिख के दे सकते हैं, लेकिन जब आप प्रयोगशाला में आप खुद जा रहे हैं तो प्रयोगशाला में एक परफॉर्मा होता है जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें ये सब चीजें लिखी होती है। वहां पे आपको लिखना है कि हमारे भाई क्या तरह की समस्या देखने को मिलती है, कौन कौन सी हम फसल ले रहे हैं, किस फसल में आ रहा है, क्या मिट्टी में कोई विजिबल, जैसे कहते हैं ना अपन देख के पहचान सकते हैं, ऐसा भी कोई आ रहा है। जैसे कई बार लवणीयता के कारण किसान भाई कहता है कि हम जब पानी लगाते हैं थोड़े दिन जब ड्राई होता है तो पूरा सफेद सफेद हो जाता है, या फसलों में कुछ तरह का होता है कि नीचे की पत्ती पीली हो गई, ऊपर की पत्ती पीली हो गई, या किस तरह जो भी उनका हारा है वो वहां पे लिखा होता है, उसमें वो इंडिकेट करना है। जी डॉक्टर साहब, साथियों आपको बता दें आज बात हो रही है मिट्टी और पानी की जांच कब कैसे कर सकते हैं और क्यों करनी चाहिए, ये सारी बातें आज हो रही हैं। मिलेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है, तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल के बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। दूरदर्शन किसान, देश के किसानों का अपना चैनल, जल्द आ रहा है एक नए रंग रूप में। जी साथियों, वापस एक बार स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। और आज बात हो रही है मिट्टी और पानी की जांच आप कैसे कर सकते हैं, क्यों करनी चाहिए और कब करें। जी हाँ, सही समय का होना भी बहुत जरूरी। डॉक्टर महेश चंद मीना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथियों आपके लिए फोन लाइन जो है आज खुली हुई है 01 दिल्ली का STD कोड 23421081। इसके अलावा एक और लाइन है 23421083। इस पे आप कॉल करें और जान सकते हैं अपने मृदा और साथ ही साथ जो पानी है उसकी जांच के बारे में या उसके स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, जब तक हमारे कॉलर्स के कॉल आते हैं हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने बात की पशुधन के बारे में कि किस तरह से वो मृदा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन मानव स्वास्थ्य ये बहुत जरूरी है ये भी, तो इस पर क्या क्या असर हो सकता है अगर मृदा स्वास्थ्य में कुछ कहीं गड़बड़ी है, या फिर मृदा स्वास्थ्य किस तरह से इस पे प्रभाव डालता है? जैसे आपने ये जो सवाल किया है इसको हम यदि हमारी जैसे आम हमारे देश की एक रूपरेखा के रूप में देखें और आप एक जाने कि जहाँ जहाँ पे अभी हमारी मिट्टियों में समस्या है वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ का जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत तरह की बीमारियां और विकार उत्पन्न हैं। जैसे अपने कहते हैं ना अम्लीयता एरिया, तो जो अम्लीय हमारे प्रदेश हैं उनमें आप देखिए कि मानव शरीर में ज्यादा से ज्यादा आपको बीमारियां वहाँ मिलेगी। आपको वहाँ जैसे ऑर्गन्स रिलेटेड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा डेली का जो हमारा खान पान है, हमारा भोजन है, वो सीधा हमारा जो हमारी मिट्टियों से मृदाओं से आ रहा है वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभाव करता है। अब जैसे आप अभी की बात देखें, हमने रिसेंटली कोरोना देखा। अब कोरोना में हर डॉक्टर ने हमको सजेस्ट किया कि आपका इम्यूनिटी बढ़ाइए, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें सजेस्ट किया कि भाई आप बैलेंस डाइट लीजिए, जिंक लीजिए, आप मल्टीविटामिन्स लीजिए। तो ये हमें मतलब पहले हमें ये सब कुछ सप्लीमेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज के दौर में आप ये समझिए कि हमारा मृदा का स्वास्थ्य जैसे जैसे डाउन हो रहा है वैसे वैसे ये सब चीजों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। आज हमारे महिलाओं में या बच्चों में आप देखो आयरन की कितनी कमी पाई जा रही है और उसके कारण कितनी समस्या उनको झेलनी पड़ रही है। तो ये सब कुछ क्योंकि ये सब अपना मृदा स्वास्थ्य से लिंक है। यदि आपका मृदा स्वास्थ्य ये सभी पोषक तत्वों की उपलब्धता पर्याप्त है और वहां पे आपने अपना भोजन सब्जी उगाया है
तो उसको आप यदि लेते हैं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूर्ति होगी, और ये पूरा नहीं होगा तो आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए मृदा स्वास्थ्य और कहें हमारे पशुओं का स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य, इवन हमारा वातावरण, सब एक दूसरे से बहुत कनेक्ट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या पूछना चाह रहे हो। डॉक्टर साहब एक चीज और है, जब हम मृदा स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मृदा में बहुत सारी ऐसी भी चीजें देखने को मिलती है, जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, बहुत सी चीजें होती, जीवाश्म भी सुनने में आता है। तो ये सब क्या उपयोगी होते हैं, हानिकारक होते हैं, इनका क्या रोल रहता है? बिल्कुल, देखो ये सबसे बड़े मित्र हैं हमारे किसान के जी। जैसे हम कहते हैं ना, जितने जीव हैं, जो बायोडायवर्सिटी का आजकल आपने समाचार पत्रों में भी देखा है कि हमारी मृदाओं में ये घटता जा रहा है। तो इसका क्या सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है? क्यों पड़ रहा है कि जैसे हम कई तरह के केमिकल, उर्वरक या जो हम यूज करते हैं, तो इनका जो डायरेक्ट, क्योंकि पौधे इसको केमिकल को डायरेक्ट नहीं लेते हैं, इनका एक प्रोसेस होता है, इनका डिग्रेडेशन होता है, फिर एक मिनरल फॉर्म बनता है। जैसे पोषक तत्व की बात करें तो पौधे आयन फॉर्म में लेते हैं। ये सब कुछ आपका जो पॉपुलेशन है जीव की, उस पर आधारित है। यदि इनकी पॉपुलेशन पर्याप्त है तो आपका काम बढ़िया करेंगे। जैसे ये हमारे सॉइल के इंजीनियर हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि इंजीनियर हमारा ये 24 आवर्स काम करता है जी। और इतना बेनिफिट है कि किसान का सबसे बड़ा मित्र है। हमारे जैसे कोई भी नकारात्मक चीजें, कई बार एक्सेस केमिकल डल गया या हमारा कुछ फर्टिलाइजर डल गया, या कई बार बहुत सारी समस्याएं ऐसी उत्पन्न होती हैं, जैसे अपना जो मैन्योर्स डालते हैं, रेसिड्यू ये डालते हैं, इनका भी जो अपघटन होता है, डिग्रेडेशन होता है, ये सब माइक्रोब्स ही करता है। और ये नहीं होगा तो ये सब कुछ नहीं होगा, तो फिर क्या, देखो टर्माइट बहुत आ जाएगा कई बार किसान के यहाँ, क्योंकि वो ऐसा पड़ा है तो उस पर वो आ जाएगा। तो इसलिए हमारे ये जितने भी जीव हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इनका भी मतलब ये कहते हैं ना, मृदा जैसे जीवित है तो जीवित इन्हीं के आधार पे कहते हैं हम। यदि इनकी पॉपुलेशन है तो मृदा जीवित है, अदरवाइज, और ये यदि मृदा जीवित नहीं है तो फिर कोई काम की नहीं है, क्योंकि वो अपना कार्य फंक्शन कर नहीं पाएगी। तो इनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जी, मतलब मृदा का स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं सुचारू रूप से कार्य करते हैं। बिल्कुल। और आजकल आप यदि देखें ग्लोबल लेवल पे, हम एक वन हेल्थ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो वन हेल्थ का मतलब ये है कि पहले हम खाली मृदा की बात करते थे, पशुओं की करते थे, ह्यूमन की करते थे, जैसे अभी आप कह रहे सूक्ष्म जीवों की करते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब वन हेल्थ का मतलब सबकी बात करनी है, तो ही हम सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज हम एक कंपोनेंट को लेके चलेंगे तो दूसरा कंपोनेंट हमारा प्रभावित हो जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़े हैं, सुन लेते हैं क्या कहना चाहते हो। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। हरियाणा के जिला मेवात से जाकिर हुसैन बोल रहा हूँ। जी जाकिर जी, पूछिए अपना प्रश्न। जी मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि जी जैसे यूरिया और डीएपी गिरते हैं हम, और कुछ लोग कहते हैं कि इससे मिट्टी कमजोर होती है और ये मिट्टी को खराब कर देता है ज्यादा गिरने से, या कितनी मात्रा में गिरना चाहिए यूरिया डीएपी जी, और जी इसके बारे में जानकारी लेनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल जाकिर जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। हमारा जो कहते हैं ना मिट्टियों का परीक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब परीक्षण करोगे तो ही आपको पता लगेगा कि हमारी मिट्टियों में पहले से कितना है, और उसके आधार पे यदि मान लो आपकी मिट्टियों में पहले से ही पर्याप्त है तो हमको यूरिया और डीएपी की मात्रा मतलब कम करनी है। यदि आपको लगता है कि कम है तो डालना है। और ये ऐसा नहीं है, जैसे किसान क्या करता है, ज्यादातर यूरिया और डीएपी डालता है, जबकि जैसे हमने अभी शुरू में ही बताया कि हमें कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता है। आजकल हमारी मृदाओं में जैसे जिंक की बात करें, आयरन की करें, बोरोन की करें, पोटास की बात करें, अभी जैसे मेवात से बोल रहे हैं, मेवात का जो एरिया है हरियाणा का, यहाँ पोटास का, सल्फर का बहुत ज्यादा कमी है। और यदि उनकी पूर्ति हमने नहीं की और हम ओनली आपका यूरिया और डीएपी डालते रहे तो पक्का मृदाओं में जो नकारात्मक प्रभाव आएगा वो कैसे आएगा। देखो मैडम, ये समझिए कि आप खाना खाते हो, आप खाने में नमक कितना खाते हो? बहुत कम, लेकिन पूरा खाने का जो स्वाद है वो नमक पे आधारित है। तो सूक्ष्म तत्वों की मात्रा बहुत कम चाहिए, लेकिन पौधों का और जिनकी जैसे हमारी दक्षता है पोषक तत्वों की वो उसी पे आधारित है। वो मात्रा कम चाहिए, लेकिन वो मात्रा नहीं डाली तो आपका पूरा जो अपने जो मेजर न्यूट्रिएंट डाले वो भी अच्छे से पौधा नहीं ले पाएगा। डॉक्टर साहब एक चीज और जानना चाहेंगे कि हमारे जो किसान मित्र हैं, फसलों को बहुत अच्छा उत्पादन हो और बहुत अच्छी चीजें हो तो उसके लिए कई बार रासायनिक दवाएं जो होती है उनका बहुत प्रयोग कर लेते हैं। तो इसका जो फसल के साथ
साथ साथ के मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? बिल्कुल मैडम, जैसे आपको मालूम है कि ये हम जो केमिकल डालते हैं ये किसी न किसी को टारगेट, मतलब जो हमारा कीटाणु है या जो बीमारी है उसको हम टारगेट करते हैं। लेकिन किसान भाई आजकल क्या गलती कर बैठते हैं कि जैसे जो दवा का हमने जो डोज रिकमेंड किया, हर कंपनी ने अपना एक डोज फिक्स किया है, वो डोज उतना ही डालना चाहिए। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कि आफ्टर 1 वीक डालना चाहिए, 15 दिन बाद डालना चाहिए, 20 दिन डालना चाहिए। किसान भाई इसको भूल जाता है और वो क्या करता है अपने मन से, जैसे उन्होंने लिखा 5 ml लेकिन ये 10 ml डाल देंगे, उन्होंने लिखा वीकली, ये अगले ही दिन डाल देंगे। तो जो ये एक्सेस जो डोज होता है वो पौधों पे जैसे रहा तो पौधों से अपने खाने पे उसका प्रभाव आता है। फिर जो मृदा में गिरा केमिकल, उससे जैसे अभी अपन ने सूक्ष्म जीवों की बात की, वो उनको भी ये खत्म करेगा और वो खत्म करेगा तो धीरे धीरे हमारे मिट्टियों में ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वो केमिकल फिर आपका कभी महीने भर रखा है, कभी कभी कुछ केमिकल ऐसे हैं 1-1 साल तक मिट्टी में रहेगा यदि आपका जीव की मात्रा कम है तो, क्योंकि एक जीव ही है जो उसका खत्म करेगा। तो इसलिए उसकी मात्रा जितना आपको परामर्श की गई है और जितनी फ्रीक्वेंसी में डालना है कि भाई आफ्टर 1 मंथ है, आफ्टर वीक है, 10 डेज है, उसी के अनुसार यदि किसान उसको डालेगा तो मैं जानता हूं कोई उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ, जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर ललिता बोल रही हूँ दिल्ली से। जी ललिता जी, पूछिए अपना प्रश्न। और मैं बहुत शौक से आपका प्रोग्राम सुनती हूँ। एक छोटा सा कमेंट या आप कहिए, एक किस्म की शिकायत ही कहिए। आज हम सॉइल हेल्थ की बात कर रहे हैं, है ना? मृदा की हेल्थ की बात कर रहे हैं। और आज का प्रोग्राम छोड़ के या एक आधा कभी आपका कोई प्रोग्राम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आता है, उसको छोड़ के आपके अपने जो एक्सपर्ट्स या विशेषज्ञ आते हैं, जब भी कोई किसान उनसे किसी प्रॉब्लम का उपाय मांगते हैं, वो लोग खुद ही हमेशा केमिकल्स एडवाइस करते हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड हो चाहे फर्टिलाइजर हो, हमेशा केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड बोला जाता है, जिससे कि सॉइल हेल्थ तो खराब होगी ही। सिर्फ जब ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोग्राम आता है तब ऑर्गेनिक का वो उपाय देते हैं, नहीं तो हमेशा ही केमिकल्स का देते हैं। तो इस चीज का मुझे हमेशा जब मैं सुनती हूँ बहुत दुख होता है। देखो, जो मैडम का जो ये कहना है कि हमारे केमिकल और इससे सब खराब होता है, ये गलत बात है। वो कंडीशनल होता है। देखो, आज भी हमारे देश में इतने, हमारे 1970 में हमारे जो ICAR संस्थान है वहाँ पे, और हर स्टेट को एक एक्सपेरिमेंट दिया है और वो एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग ऑलरेडी 53 ईयर्स कंप्लीट कर चुका, और वो ये बताता है कि जहाँ आपने बैलेंस डाला, मतलब नीड बेस्ड डाला, रिक्वायरमेंट है तो डालिए, अदरवाइज नहीं है तो एक्सेस मत डालिए। और जैसे पोषक तत्वों के आप उर्वरक की बात करें, जो कमी है वही डालो और उसी मात्रा के आधार पे आप डालो, तो कभी कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा। और जैसे आप ये समझो, आप हम लोगों के लिए भी अपन क्राइटेरिया करते हैं। हमें डॉक्टर बोलता है कि हाफ टेबलेट लेना है, हम कभी फुल टेबलेट लेते हैं? डॉक्टर बोलता है 1 टाइम लेना है, हम 3 टाइम लेते हैं, क्यों नहीं? तो ऐसे ही हमारा फसलों का है, यदि आप एक्सेस डोज लोगे तो ओवर डोज वहाँ पे भी होता है, हमारे लिए भी होता है। बिल्कुल, किसान मित्रों को भी समझने की बात है कि जो सीमा तय की गई है उसके अंतर्गत डाले, ज्यादा डालने से फसल बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। बिल्कुल किसान मित्रों, क्योंकि आप ज्यादा डालेंगे उसका दुष्प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि रसायन बहुत हानिकारक होते, कई बार 1-1 साल तक वो मिट्टी में रहते हैं। तो पौधे को जितनी बढ़वार होनी होती है प्राकृतिक रूप से उतना अच्छा है। आप जबरदस्ती उसमें अधिक मात्रा में डालेंगे तो उसका नुकसान ही है। डॉक्टर साहब, एक बात ये भी आती है कि जब हम उसकी बात करते हैं, मिट्टी की जांच की बात करते हैं, तो हमारे किसान मित्र कितनी उसकी मात्रा होनी चाहिए जांच करने के लिए, और साथ ही फिर कुछ तरीका भी है क्या कलेक्ट करने का, किस तरह से करें? बिल्कुल, देखो, जैसे हमारे मेडिकल साइंस भी बोलता है कि आपको ब्लड सैंपल देना है तो उसके क्राइटेरिया हैं कि आपको भूखे पेट आना है, सुबह आना है। ऐसे ही हमारे मृदा का भी नमूना लेने का एक समय होता है। जैसे अभी राइट समय चल रहा है कि जब आपके खेतों में फसल नहीं है तब लेना है, या कई बार फसल खड़ी है और किसान सोचता है कि अभी हम नमूना लें, तो उस टाइम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम उसमें उर्वरक और खाद डाला होता है। तो जब फसल पकने के टाइम पे आप ले सकते हो या कटाई के बाद ले सकते हो। दूसरा, जैसे हमें कैसे लेना है, ये मोटा मोटा तौर पे हम ये बात मानते हैं, किसान के यहाँ कभी जोत का आकार छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, लेकिन उसके 3 चीज उसको देखनी चाहिए। एक मिट्टी का कलर, एक मिट्टी का कणाकार और एक मिट्टी का स्लोप। यदि ये तीनों में एक जैसा है तो आप 5 एकड़ तक का एक सैंपल ले सकते हैं एरिया।
और आपको लगता है कि एक एकड़ में ही ये कलर बदल रहा है, आपका टेक्सचर बदल रहा है, स्लोप बदल रहा है, तो आपको फिर छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उतने से एक सैंपल लेना है। सैंपल लेने का तरीका यह है कि बॉर्डर से आपको 2-2 मीटर छोड़ना है, पेड़ों के नीचे से नहीं लेना है, बिल्डिंग के पास से नहीं लेना है, जितना ओपन एरिया है उसमें से 15 से 20 जगह से सैंपल लेके उसको इकट्ठा कर लें, और उसमें से मतलब लगभग हमें 500 ग्राम मिट्टी लैब को देना चाहिए। और उसके साथ आपका नाम, आपका खसरा नंबर, आपका एड्रेस, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि उसकी ब्रीफ हिस्ट्री, वो साथ देके आप अपनी प्रयोगशाला में सैंपल भेज सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी हमने अपने कार्यक्रम में ये भी बात की कि मिट्टी के साथ साथ पानी की भी जांच बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसका कलेक्ट करने का तरीका क्या हो सकता है कि किस तरह से इसकी जांच कराई जाए? बिल्कुल, इसका भी देखो क्राइटेरिया, ज्यादातर हमारे देश में ट्यूबवेल बेस्ड इरिगेशन है, तो जहाँ ट्यूबवेल है तो उसको हमको लगभग 10 मिनट हमें रन करना है, जिससे पहले से जो पाइप में या जो उसकी कैविटी में जो वाटर प्रेजेंट है वो हमको निकालना है, तो एक्चुअल जो पानी है वो आ जाए 10 मिनट के बाद। फिर जो आप कंटेनर ले रहे हैं, जैसे ज्यादातर प्लास्टिक बोतल लीजिए आप या ग्लास बोतल लीजिए, उसको 2-3 बार उसी पानी से वॉश करके उसको भर लें। और इसमें भी लगभग आपको 500 ml पानी की रिक्वायरमेंट होती है लैब को टेस्ट करने के लिए। लेकिन कई बार आपको जैसे ओपन वेल है, तो मतलब मेन ये है कि जो फ्लोटिंग मटेरियल उसमें रहता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको साइड में करके जो एक्चुअल वाटर है वो हमको लेके भेजना है। और जो आप अभी बात कर रहे थे कि जो हमारा वाटर टेस्टिंग है, ये भी इतना ही जरूरी है जितना हमारा मृदा का स्वास्थ्य, क्योंकि मृदा का ज्यादातर स्वास्थ्य और पौधों की बढ़वार हमारे पानी पे आधारित है। यदि पानी में आपकी जैसे कोई तरह का विकार है, जैसे 2 तरह के विकार मेनली होते हैं, एक लवणीयता होता है, एक क्षारीयता, तो उसके आधार पे इनकी ग्रोथ भी प्रभावित होती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पानी की जांच, मिट्टी की जांच दोनों ही बहुत जरूरी है, और किस तरह से आप करा सकते हैं, कहाँ हो सकती है, इसका भी जिक्र डॉक्टर साहब ने किया। तो डॉक्टर साहब, आज की इस बात को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैडम, थैंक यू। डॉक्टर महेश चंद मीना जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और साथियों, आज का ये कार्यक्रम किसान की बात यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं थी आपके साथ आरती, और मैं अश्वनी। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा